हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपने ला एंड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी सी वीडियो जो कि आपको बताएगी कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, वो बिल्कुल सरल भाषा में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे स्किप मत करें क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो बीए हो या एमए हो या यूपीएससी हो या कोई भी विद्यार्थी हो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है और उसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है। वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी इलेक्शन हुए थे जो कि 9 सितंबर को शुरू हुए थे और उसमें जो उपराष्ट्रपति चुने गए थे वो चंद्रपुरम चुने गए थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था। वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं। और अब वो जगदीप धनखड़ है, वो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि 11 अगस्त 2022 को बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 21 जुलाई 2025 को अपने स्वास्थ्य के कारण, और वो राष्ट्रपति को दे दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ऐसा ही उन्होंने जगदीप धनखड़ ने किया। तो आइए हम अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया कैसी है। अभी हम चलते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया समझिए। उसमें संविधान, अनुच्छेद, योग्यता और कार्यकाल हम सबको जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो आप सबको पता कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है वो सबसे प्रथम सर्वोच्च पद है। उसके बाद भारत का जो उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद है, ये एक संवैधानिक पद है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक भी होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित उनके अनुच्छेदों को जानेंगे। सबसे पहले लेकर अनुच्छेद 63 है, 64 है, 65 और 66 और 67, उनको हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि इनमें कौन सा। आर्टिकल जो 63 है वो संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना की बात करता है, और जो आर्टिकल 64 वो बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जब वह राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो वह किसी लाभ वाले पद पर नहीं होता। इसी के साथ जो 65 है और राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने की योग्यता को दर्शाता है कि जब भी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे या बीमारी की अवस्था में या कहीं बाहर गया हो, उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद कार्यभार को संभालता है। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति को वो सभी सेवाएं मिलती हैं जो एक राष्ट्रपति को मिलती है, लेकिन उसमें उसको सभापति वाली कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन। हम यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, चाहे वो मनोनीत हो और चयनित हो। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के सदस्य के निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और ये एक गुप्त मतदान प्रणाली होती है और इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई गई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। आर्टिकल 66 के अंतर ही इसकी योग्यता का निर्धारण किया गया। भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन कोई भी लाभ पद का धारण न करने वाला हो। साथ ही उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य होता है तो वह अपने पद धारण करते ही उस पद का त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद धारण करते हुए किसी भी लाभकारी पद पर नहीं होता। अब हम उसके 67 आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, जो उसके कार्यकाल को दर्शाता। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे दोबारा भी चुना जा सकता है। पूरा काल पूरा होने पर पुनः नामांकन संभव हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि राधाकृष्णन ने वो 2 बार उपराष्ट्रपति पद के रूप में नियुक्त हुए थे। और इस्तीफा हटाने की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 67 ही बताता है। आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति को उसके राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। इसमें लेकिन राज्यसभा को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। साथ में इसमें लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है और इसके लिए महाभियोग की कोई प्रक्रिया विशेष लागू नहीं होती। केवल राज्यसभा के और लोकसभा के बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। साथ ही उपराष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। जैसे कि अभी करंट में जो जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया वो इसका मुख्य उदाहरण है। और उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक दूसरा राष्ट्रपति की नियुक्त शपथ ग्रहण करके पदभार संभाल नहीं लेता। और
जो महत्वपूर्ण भूमिका उसके बारे में देखेंगे कि वह संसद का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका, उस सदन का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है, लोकतंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति दो बार नियुक्त वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति वे जो 2 बार नियुक्त हुए, ये 2 बार नियुक्त होने वाले उपराष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही हम अब आगे जानेंगे कि उपराष्ट्रपति की इसमें जो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जो कि निर्वाचन आयोग ने अपनी पत्रिका में दिखाया है कि जो गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या और नंबर दिया गया है, जो कि दिनांक 22 जुलाई को प्रकाशित किया गया था, और उसमें बताया गया कि उस राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। और 1900 उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 1 एवं उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रीय निर्वाचन अधिसूचना रिक्ति के उत्पन्न होने के बाद जगह से दिए जाने की अपेक्षित की गई। ये बात लेख के माध्यम से आप उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बहुत ही सरल भाषा में आसानी से समझ पाएंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। जैसे कि बताया गया था वह एकल संक्रमणीय अनुपाती प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, और उसमें हम दिखाएंगे कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति एक संक्रमणीय पति द्वारा अनुपातिक इसमें बताया गया कि राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य थे, और लोकसभा के 43 निर्वाचित सदस्य और 1 सीट खाली थी, जो टोटल मिलाकर 788 सदस्य शामिल हुए थे मतदान करने के लिए। और उन्हें बताया गया कि संसद का प्रत्येक सदस्य का मत का मान एक समान होगा, यानी एक ही होगा। और इस प्रकार इसमें हम आसानी से एकल संक्रमणीय पद्धति को समझ सकते हैं। इसके अनुसार बताया गया है कि जो निर्वाचन प्रणाली में जो अभ्यर्थी का नाम दिया जाएगा अंकित होगा, और उसमें अपनी प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो प्रेफरेंस दी जाएगी उसको भारतीय मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अधिमान केवल उनमें शब्दों में इंडिकेट नहीं किया जाएगा। निर्वाचन उतने अधिमान चिन्हित कर सकता है जितने अभ्यर्थियों की संख्या चिन्हित की संख्या है, जबकि मतपत्र के विधिमान यानी वैलिड होने के लिए पहला अधिमान चिन्हित करना अनिवार्य है, अन्य अधिमानों का चिन्हांकन वैकल्पिक होगा। यानी हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जिसे हमें चुनना होगा, फिर बाद में जितने भी सदस्य निर्वाचित जो भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद पर जितनी संख्या है उनके प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 1 है तो 1 उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, अगर 3 उम्मीदवार तो थर्ड प्रेफरेंस के आधार पर उसमें हमें उसे प्रेफरेंस देकर अपना वोट डालना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि वोट डालने के लिए मत चिन्ह करने के लिए आयोग विशेष पेन प्रदान करेगा, और यह जो पेन है अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मतपत्र सौंपे जाते समय दिया जाएगा। निर्वाचक को केवल इस विशेष पेन से ही मतपत्र चिन्हित करना है, न किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का उपयोग करके मतदान किए जाने पर मतगणना के समय मत अवैध मान्य होंगे, यानी इनवैलिड होंगे। इस प्रकार क्या कि जो पेन वहाँ पर दिया जाएगा उसी के द्वारा वो अपनी प्रेफरेंस लिख के मतदान करेंगे। राष्ट्रपति के जो चुनाव वो कहाँ पे होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार निर्वाचन के लिए मतदान संसद भवन में आयोजित किया जाएगा, ऐसा निर्वाचन आयोग ने अपने इसमें पत्र में बताया गया। और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो कमरा संख्या F101 वसुधा प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार इसमें ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ पे होते हैं। जैसे कि हम सोचते कि हमें पता नहीं होता कि हमें चुनाव कहाँ होंगे, इस माध्यम से हमें पता चल गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कब और कैसे कहाँ होते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो कैसी रही। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।